नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में आयोजित सहकारिता मेले में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री का भव्य तरीके से स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को चेक बांटे और सहकारिता के क्षेत्र में सरकार के किए गए कामों को गिनवाया। आपको बता दें कि मंगलवार को सांसद अजय भट्ट और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने संयुक्त रूप से इस मेले का शुभारंभ किया था। जहां ग्रामीण जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं, साथ ही 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी विकसित किया गया है। अब ये समितियां केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली बिल भुगतान, आधार सेवाओं सहित अनेक डिजिटल सेवाएं भी प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त मुझे बताया गया है कि 13 जिलों की 5,511 समितियों में से 3,838 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर भी अपलोड कर दिया गया है। इससे सारी जानकारी हमारे सामने एक पारदर्शी तरीके से हमारे सामने उपलब्ध रहेगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने फरवरी 2023 से लेकर अब तक 800 नई पैक्स, 248 नई डेयरी समितियां, 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। उत्तराखंड सहकारी संघ द्वारा मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत जहां गत वर्ष किसानों से मंडुआ की खरीद एमएसपी 42.90 यानी कि 42 रुपये 90 पैसे प्रति किलो की दर से की गई थी, वहीं इस वर्ष किसानों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए मंडुआ की खरीद 48 रुपये 86 पैसे प्रति किलो की दर से की जा रही है। यही नहीं, हमारी सरकार दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जहां एक और किसानों और स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फूलों की खेती जैसे कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। वहीं सहकारी समितियों के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण भी दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य किया गया है। आज प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा पूंजी है, जो इन संस्थाओं के प्रति जनता के भरोसे का स्पष्ट प्रमाण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आज सहकारी बैंकों में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूह को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इन समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत धुरी भी बन रही है। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की 1,68,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रचने का काम किया है। मुझे यह जानकर भी अत्यंत प्रसन्नता हो रही कि इस मेले में सहकारिता के माध्यम से पर्यटन विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहलें की जा रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों को नए अवसर प्राप्त होने के साथ साथ सांस्कृतिक एवं आर्थिक समृद्धि को भी एक नई दिशा मिलेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार हल्द्वानी नगर के विकास और नागरिकों के कल्याण की दिशा में भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमने हल्द्वानी में जहां 50 बेड के योग एवं आयुष अस्पताल का निर्माण कार्य कराया है, वहीं ओपन जिम, सामुदायिक केंद्रों, अंबेडकर पार्कों का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में राजकीय कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी तेजी के साथ चल रहा है। यही नहीं, हम जहां एक और हल्द्वानी में 792 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड का निर्माण कार्य करवा रहे हैं, वहीं हल्द्वानी और लालकुआ के बीच बाईपास रोड का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ ही करोड़ों रुपए की लागत से हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र की सभी सड़कों का सुधारीकरण का भी कराया जा रहा है। हमारी सरकार क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार करने के साथ ही रेल और हवाई कनेक्टिविटी में भी व्यापक स्तर पर सुधार कर रही है। जैसा अभी माननीय सांसद जी ने बताया कि बहुत जल्दी
आप सबको हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्र के लोगों को यहीं हमारे पंतनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सेवाएं मिलने जा रही हैं। उसकी सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। लगभग 1000 एकड़ जमीन भारत सरकार को स्थानांतरित कर दी गई है। इसके साथ ही बिड की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। जल्दी ही उस पर कार्य प्रारंभ होने वाला है। हम उसको ग्रीन एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन फील्ड के रूप में, और जिससे देश में ही नहीं बल्कि आने वाले समय में विदेशों की उड़ानें भी यहीं से हो पाएंगी। जमरानी बांध परियोजना आप सबको पता है, लंबे समय से जो योजना प्रतीक्षारत थी, उस योजना पर भी तेजी से कार्य चल रहा है। आप सबके सहयोग से आने वाले समय में तराई भाबर के पानी की समस्या का भी समाधान हो सकेगा। आज इसके साथ ही हल्द्वानी और मुंबई के बीच लालकुआ एक्सप्रेस ट्रेन की भी शुरुआत हो चुकी है। वहीं हल्द्वानी से मुंशियारी, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी प्रारंभ हो चुकी है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी दिवाकर भट्ट के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाकर भट्ट का जाना प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने बताया कि राज्य आंदोलन में दिवाकर भट्ट की सक्रिय भूमिका और उनका संघर्ष हमेशा याद रहेगा। उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो उनके योगदान की महत्वपूर्ण पहचान है। वहीं उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर चल रहे धरने और उनकी मांगों पर सरकार के फैसले पर सीएम ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के शुरुआती 3 सालों में ही स्पष्ट कर दिया था कि उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। समान वेतन व्यवस्था की दिशा में सरकार ने प्रारंभिक कदम उठा दिए हैं और इस संबंध में कर्मचारियों के साथ विस्तृत बातचीत हुई है, जिसके बाद सभी पक्षों ने मिलकर एक व्यवहारिक समाधान निकाला है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि कानूनों के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है, क्योंकि जब जनता अपने अधिकारों को जानती है तभी वो सही तैयारी कर पाती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कई बार सरकार लोगों की सहायता के लिए प्रभावी कानून बनाती है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण लोग उनका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी अहम और जनहित से जुड़े कानून बनाए गए हैं, उनकी जानकारी जनता तक पहुंचना जरूरी है। वो उनका जाना एक बहुत अपूर्णीय क्षति है और उनको फील्ड मार्शल की उपाधि प्राप्त थी। उन्होंने बड़ा कठिन संघर्ष किया। उत्तराखंड राज्य स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनका जाना सच में एक बहुत अपूर्णीय क्षति थी। मैं पिछले दिनों ही जब वो महंत इंद्रेश में अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, उस दौरान मेरी उनसे भेंट हुई और बहुत हंसदिल जिंदा इंसान थे। अपना इलाज कराते समय भी कहीं भी उनके मन में किसी प्रकार का वो नहीं था, कहीं कोई कमी नहीं थी। जिंदा दिल इंसान थे। उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। वो हमेशा हमको याद रहेंगे। उनका स्मरण हमारे आने वाले बच्चे भी करें कि राज्य प्राप्ति के लिए और उनके जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया, वो सब हमारे स्मरण में हमेशा रहेगा। हमेशा वो हमें याद आएंगे। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ये चूँकि मैंने पहले ही इस कार्यकाल के 3 वर्ष जब पूरे हो रहे थे, उस दिन मैंने घोषणा की थी कि हम उपनल कर्मचारियों को एक क्रम के तहत एक सीरीज बाय स्टेप उनको जो है इस प्रक्रिया में शामिल करेंगे और उनको समान वेतन की व्यवस्था में लाएंगे। तो उसमें हमने अभी उसको प्रारंभ कर दिया है। उनके साथ हमारी अच्छी बातचीत हुई और सब लोगों ने आपस में बैठ के एक रास्ता निकाला है। हम उसको आगे भी बढ़ाएंगे। उपनल कर्मचारी भी हमारे राज्य के अंग हैं, बहुत सारी विभागों में अपनी सेवाएं देते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी राज्य की सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। देखिए, जितने महत्वपूर्ण कानून और प्रभावी कानून लोगों की सहायता के लिए बनाए गए हैं, वो सब लोगों की जानकारी में होना चाहिए, जिससे कि न्याय मिलने में उनको आसानी होगी और वो अपनी पैरवी करने में भी ठीक प्रकार से ठीक दिशा से कार्य कर पाएंगे। देखिए, वो उनका जाना एक इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि बिहार चुनाव में जिस तरह महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया,
वही उत्साह उत्तराखंड में भी दिख रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ की महिलाएं पहले से ही सशक्त और मजबूत हैं और बड़ी संख्या में बीजेपी की समर्थक भी हैं। इसी दिशा में महिला मोर्चा ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को 3 महीने तक प्रदेश भर में चलाया, जिसके तहत हर जिले में महिलाओं के बीच पहुंचकर स्वयं सहायता समूह की बहनों को योजनाओं की जानकारी दी गई। चाहती हूँ कि बिहार चुनाव में भी महिलाओं की पूरी बढ़ चढ़ के रही, और हमें पता है उत्तराखंड की तो महिलाएं वैसे ही बहुत सशक्त और स्ट्रॉन्ग हैं कि वो हमारी पहले से ही 50% आबादी है तो वो पहले से हमारी वोटर हैं। तो हम लोग विशेष रूप से जो रोड मैप बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे आत्मनिर्भर भारत की जो एक पूरी नींव चली है, 3 महीने से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमने हर ज़िले में ये कार्यक्रम लिया और हम बहनों के बीच में गए हैं। और विशेष तौर पर जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं जो इस योजनाओं का लाभ ले रही हैं, उनके बीच में हमने एक कार्यक्रम करा, उनके स्टॉल्स लगाए, मेले लगे हैं, तो उनको कुछ वित्तीय फ़ायदा भी हुआ है। तो उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि वो अपनी बहनों को, जो मतलब एक आम बहन है, उसको जाके बताएं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड आपके लिए ये योजनाएं लेकर आया है और आपके बीच आ रहा है और इसका फ़ायदा बहनों को मिला है। तो वो हम कहते हैं कि जो बिज़नेस का एक दिवाली से और अभी उनका अगर हम एक ग्राफ देखें तो बहुत बिज़नेस अप गया है, क्योंकि हमने पूरे प्रदेश में कोशिश करी कि छोटे छोटे मेले लगें, जैसे सहकारिता के मेले लगें, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन महिला मोर्चा उत्तराखंड ने अपने प्रयास से भी बहनों को स्टॉल्स वगैरह लगवाएं। जैसे आज हमारा देहरादून में लास्ट 19वां जिला है, इसका सम्मेलन महानगर में है, वहाँ भी हम लोग स्टॉल्स लेकर आ रहे हैं बहनें के। तो हम मतलब हमारा फोकस मेन स्वयं सहायता समूह की बहन। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इसी क्रम में अस्पताल की जरूरतों और व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सीएम धामी ने किसी भी संसाधन या सुविधा को लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से भेजे गए प्रस्तावों को नजरअंदाज नहीं किया है, बल्कि हर जरूरी मांग पर सकारात्मक कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर बिष्ट ने कहा कि दून अस्पताल में मरीजों को बेहतर सेवाएं देने के लिए सरकार की ओर से निरंतर सहयोग मिल रहा है। देखिए, ये 587 जो नई भर्तियां होने वाली हैं, उसमें से मेजॉरिटी हरिद्वार और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए के पदों के सापेक्ष हुई है। तो ये 2 नए मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनको खुलने में इनसे काफ़ी राहत मिलेगी। उनमें से कुछ पद बाकी मेडिकल कॉलेजेस के भी हैं जो बैकलॉग के बचे रह गए थे। तो जितने भी और कॉलेजेस में, दून में तो लगभग पूरे हमारे नर्सिंग कैडर हो चुका है, जो बाकी जगह बाकी मेडिकल कॉलेजेस में कमी है वो पूरी हो जाएगी उससे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने दानाचूली, चोरलेख, मंझूली समेत कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने बंदरों के आतंक समेत कई समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा, जिनका संज्ञान लेते हुए विधायक ने डीएफओ नैनीताल से वार्ता की है और लोगों को बंदरों की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। बाजपुर चीनी मिल बंद होने से आक्रोशित किसानों ने चीनी मिल महाप्रबंधक डॉक्टर अमृता शर्मा का घेराव किया। चीनी मिल शाम से बंद पड़ी है, जिससे किसानों की गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जाम लगा हुआ है। बुधवार सुबह भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पांडा की अगुवाई में किसान एकत्रित होकर चीनी मिल की पहुंचे और उन्होंने मौके पर पहुंचे एसडीएम और प्रधान प्रबंधक डॉक्टर अमृता शर्मा और सीसीओ डॉक्टर राजीव अरोड़ा का घेराव कर चीनी मिल को सुचारू रूप से चलाने की मांग उठाई। मेरे पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो यह है कि जिस दिन से फैक्ट्री चली है, चीनी मिल चली है, मेरे ख्याल से लगता है कि अभी तक अनुमानित लगा लीजिए टाइम के 12 या 13 घंटे तक चली है अभी तक, और गन्ने की पर्चियां जो हैं दे रहे हैं, जबकि
फैक्ट्री का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि नई टरबाइनें लगी, नई टरबाइनों के बाद भी ये फैक्ट्री, नया बॉयलर है, सब कुछ यानी कि जो सेटअप है सारा नया है, उसके बावजूद ये फैक्ट्री चल रही है। इसमें कमी किसकी है? ये सबसे बड़ी कमी है हमारा जो यहाँ का चीफ इंजीनियर है अभिषेक, उसकी सबसे बड़ी कमी है। वो ये नहीं चाहता कि ये फैक्ट्री टाइम पे चले और इसका गन्ना खत्म हो। दूसरी बात, अभी मैडम आई थी, मैडम को हमने कहा कि भाई ये इतना टाइम से यहाँ हो रहा है। मैडम ने कल भी हमारे को विश्वास में लिया और कहा कि ये फैक्ट्री। खबर अक्सर से है, जहां दिल्ली ब्लास्ट के बाद से दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले वाहनों को लेकर पुलिस बेहद सतर्क नजर आ रही है। पुलिस की ओर से लगातार अंतर्राज्यीय चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। जिले भर में पुलिस ने 3 दिन में 4000 से ज्यादा बाहरी वाहनों को चेक किया। चेकिंग अभियान का नेतृत्व कर रही डिप्टी एसपी नताशा सिंह ने बताया कि लखसर खानपुर पुलिस की ओर से 100 से ज्यादा बाहरी वाहनों को रोककर सघन चेकिंग की गई है। इससे पहले भी 500 से ज्यादा ऐसे वाहनों को चेक किया जा चुका है जो दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड की सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो हमारा स्टेट है वो हाई अलर्ट पे है और साथ ही साथ सभी जनपदों में निर्देश दिए गए हैं कि काफी सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए, जिसमें कि सर्कल लक्सर में भी हम निरंतर चेकिंग अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारे जो बॉर्डर से आने वाले वाहन हैं, दूसरे जो स्टेट से आने वाले लोग हैं, उनकी सभी की काफी सख्ताई से और कड़ाई से चेकिंग हो रही है, जिसमें संदिग्ध वाहनों की एवं संदिग्ध व्यक्तियों की निरंतर चेकिंग हो रही है और रात को भी लगातार दोनों जगह पे पिकेट लगाई जा रही है, जिसमें लोगों की चेकिंग की जा रही है। मंगलौर क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं के बीच स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की भ्रांतियों को दूर करने के लिए बिजली विभाग की ओर से मंगलवार बिजली घर में जागरूकता शिविर लगाया गया, जिससे कि स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में फैल रही भ्रांतियों को दूर किया जा सके। खुद एसडीओ अनुभव सैनी ने स्मार्ट मीटर के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी दी। बिजली उपभोक्ताओं ने बताया गया कि स्मार्ट मीटर से किसी भी उपभोक्ता का कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं उन्होंने कहा कि आज का युग तकनीकी को बढ़ावा दे रहा है, नई नई तकनीक उपयोग में लाकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। यूपीसीएल द्वारा अब स्मार्ट मीटर के लिए जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी किसी की शिकायत है, उसकी जांच और शिकायत शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिसकी जो भी स्मार्ट मीटर से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसका हल हम ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। और अगर कोई किसी के कुछ जानना चाहते हैं स्मार्ट मीटर के बारे में तो उसकी जानकारी भी दी जा रही है। जैसे अभी एक तो शिकायत आई है कि उनके बिल नहीं बन रहे, तो वो अभी तुरंत हमारी टीम ने चेक किया और उनके बिल को जनरेट कराया हमने। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। डोईवाला के लच्छीवाला वन रेंज क्षेत्र से सटे आबादी वाले क्षेत्र में लगातार हाथियों और गुलदार की आमद से फसलों को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, साथ ही वहां के ग्रामीणों में भी दहशत का माहौल है। 2 दिन पूर्व ही लच्छीवाला रेंज के फतेहपुर बीट में सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति पर हाथी ने हमला कर दिया था, जिसके बाद वन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान के साथ ही ड्रोन कैमरों से जंगली जानवरों की निगरानी करना शुरू कर दिया था। रेंज अधिकारी ने क्षेत्रवासियों से सुनसान इलाकों और कुत्ते के साथ मॉर्निंग वॉक न जाने की अपील की है। ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की गई है, जहां आबादी वाले क्षेत्रों में जंगली जानवरों की आमद देखने को मिल रही है, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। डोईवाला में लगातार वन विभाग अपना जागरूकता अभियान चला रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मॉर्निंग वॉक पर ना निकले और इसी के साथ साथ हाथियों की आवाजाही पर निगरानी रखने के लिए भी ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। आबादी वाले क्षेत्रों में लगातार जंगली जानवर की चहलकदमी देखने को मिल रही है, जिससे कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है। इसी के साथ किसानों की जो खेत हैं वो भी बर्बाद होते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जिलाधिकारी ने अभियान चलाया है। वन विभाग की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, जहां ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है और लोगों से अपील भी की गई है कि मॉर्निंग वॉक पर ना निकले।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर में 4 नए लेबर कोड के खिलाफ विरोध लगातार तेज हो रहा है। काशीपुर में मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में कागज पर लिखे शीर्षक उठाए और देखते ही देखते उसी कागज को आज की आग के हवाले कर दिया और अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नए लेबर कोड मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं और खासकर हड़ताल के अधिकार पर कड़े प्रतिबंध लगाकर सरकार ने कामगारों की आवाज उठाने की ताकत को सीमित करने की कोशिश की है। प्रदर्शन में शामिल मजदूर नेताओं का दावा है कि सरकार ने बिना मजदूर वर्ग की सहमति के ये कोड लागू कर दिया है, जिसके बाद अब ना तो हड़ताल आसानी से हो सकेगी और ना ही कामगार अपनी मांगों को प्रभावी तरीके से रख पाएंगे। इसी गुस्से के चलते काशीपुर में विरोध की आग भड़क उठी और प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि अगर सरकार ने जल्द ही लेबर कोड को वापस नहीं लिया तो आंदोलन बड़े स्तर पर किया जाएगा। लेबर कोड रद्द करने की मांग को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया है और इन सारी मतलब बातों में एक बात ये भी है कि जो महिलाओं का रात की पाली में काम का बिल पास कर दिया गया है। हमारा सरकार से कहना है कि जब दिन के उजाले में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो रात की पाली में कैसे काम करेंगी। और हम देख रहे हैं पूरे देश में जो महिला हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, उत्तराखंड में और ज्यादा बढ़ी, तो इसी चीज को लेकर हम आगे 30 नवंबर को महिला हिंसा के विरोध में एक हल्द्वानी के अंदर बड़ा सेमिनार भी आयोजित कर रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जो महिला हिंसा के विभिन्न आयाम है उनको खत्म करने के लिए प्रयास करें। जोशी मजदूर केंद्र के कार्यकर्ता हैं और आज हमने मोदी सरकार द्वारा जो मजदूर विरोधी 4 नए लेबर कोड लागू किए गए हैं उनकी प्रतियों का दहन किया है और हमारी मांग है कि सरकार इन 4 नए लेबर कोड को निरस्त करे। इन 4 लेबर कोड के जरिए देश के जो मजदूर वर्ग है उस पर हमला बोला गया है। महिलाओं से रात की पाली में काम करने वाला कानून पास कर दिया गया है। जो मजदूर हैं उनके हड़ताल करने के अधिकार पर रोक लगा दी गई है। ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार पर रोक लगा दी गई है और मजदूरों को 150 साल पहले गुलामी की स्थिति में धकेल दिया गया है। उनके काम के घंटे 8 से बढ़ा के 12 कर दिए गए हैं। तो इंक्वायरी मजदूर केंद्र मानता है कि ये नए लेबर कोड मजदूर विरोधी है और सरकार इनको निरस्त करे, यही हमारी मांग है। 26 नवंबर को प्रदेश भर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। वहीं किशोर न्याय अधिनियम के 10 साल पूरे होने और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने मुख्यमंत्री धामी को पत्र लिखा। इस बीच उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि हर स्कूल की सुबह की प्रार्थना सभा में वंदे मातरम गाया जाए, क्योंकि आजकल के युग में राष्ट्र भावना से युवा हीन हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हमने निवेदन किया है कि हर स्कूल में चाइल्ड राइट्स अफेयर्स नियुक्त किए जाएं, जिसके लिए हमने शिक्षा विभाग को भी पत्र लिखा है। देखिए, हमने मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखकर ऐसी हमारी अपनी रिक्वेस्ट करी थी कि वंदे मातरम के 150 साल हो रहे हैं, हमारी रजत जयंती है और उस दिन चिल्ड्रन डे था। तो इस सब के लिए हमने 2 निवेदन किए थे और एक तो था कि सब विद्यालयों में आवश्यक रूप से सुबह की प्रेयर में वंदे मातरम गाया जाए, बिकॉज राष्ट्र भावना की जो हीन हो रहा है आने वाली जनरेशन से, वो एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देगा मेरे विचार से। और दूसरा, हमने सभी विद्यालयों में एक चाइल्ड राइट्स ऑफिसर की बात कही थी, वो उसी शिक्षक, कोई एक शिक्षक, ताकि जिसका कम से कम 3 साल का अनुभव हो, 3 से 5 साल तक जो शिक्षा अध्ययन करा चुका हो विद्यालयों में, छोटे बड़े विद्यालयों में, सब जगह एक चाइल्ड राइट्स ऑफिसर हम एक नॉमिनेट करा दें। शिक्षा विभाग को भी हमने ये पत्र लिखा है, ताकि हम हर बार जब भी कोई वहाँ पर बात होती है, जितनी भी पॉक्सो कमेटीज़ हैं या जितनी भी चाइल्ड राइट्स के वायलेशंस होते हैं या हमारे नोटिसेस जाते हैं, हम ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, तो उस सब में हम एक जने की कांस्टेंट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।